सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हिस्सा दो, काम करो या ड्रामाबाजी बंद करो। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब अपने वज़ीरों को रोकेंगे, अपने लोगों को रोकेंगे, कराची के हद तक काम करे। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, प्लीज चुप रह के मदद करे ताकि ये डिलीवर कर सकेगा। ये सियासत जो है ना, ये नहीं चलेगी अब। और ये जो है ड्रामेबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के खिलाफ अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों करेंगी, दोनों का मैं बोल रहा हूँ कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे। वो पिंडी का शैतान रोज कहता था कि जी डेट नहीं आ रही एपीसी की। अब एपीसी की डेट आ चुकी है और उसी बौखलाहट में जो है ये दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। उसी बौखलाहट में नैब के जो है वो नोटिस जारी हो रहे हैं। रज़ाई साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते थे हम घसीटेंगे आपको, आए थे आपके पास, आपने माफ़ कर दिया उन्हें? सियासत में तो कभी कभी कुछ भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, एक जानिब शहर कायद में तरक्याती कामों, लोगों के मसाइल हल करने के लिए वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत में लफ्जी गोलाबारी जारी है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अपोजिशन इकट्ठी ज़रूर हुई, एपीसी की तारीख का ऐलान भी किया गया, लेकिन मुकदमात भी जारी हैं। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को आज इश्तिहारी करार दिया गया, जबकि साबिक़ आसिफ अली ज़रदारी और साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ ज़र गिलानी आज पेश हुए। दूसरी जानिब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में कल मफरूज़ करार देने के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म को समाअत होगी, लेकिन उस पर नज़रसानी की अपील आज मियाँ नवाज शरीफ की जानिब दायर कर दी गई और उसके साथ मेडिकल रिपोर्ट्स मुंसलिक की गई और ये कहा गया है कि अगर कोरोना की सूरत हाल में मियाँ साहब ने ट्रैवल किया तो उनकी मौत वाक़ हो सकती है। जिसमें ये भी बताया गया उस दरख्वास्त में कि तबीयत ठीक नहीं है, कोई फिट होने का सर्टिफिकेट डॉक्टर्स ने मुझे नहीं दिया और ये नहीं कहा कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। और इस बारे में हुकूमत आगाह थी, लेकिन हुकूमत ने मेरी मेडिकल रिपोर्ट देखते हुए मज़ीद जो ज़मानत में तमाम तर जो सूरत हाल थी उसमें आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं किया गया। आपको यहाँ पर याद दिलाते चलें कि 8 हफ्तों की मोहलत दी गई थी, जिसमें ये 8 हफ्तों की मोहलत में जो आगे इजाफा था वो पंजाब हुकूमत कर सकती थी, लेकिन इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया था। इसी पर हम बात करेंगे कि अब कानूनी रास्ते क्या बचे हैं मियाँ साहब के पास और ये जो दरख्वास्त दायर की गई है ये इसके क्या ऑप्शंस हैं कि वाकई दरख्वास्त मंजूर हो सकती है, नहीं होगी तो फिर क्या मफरूज़ करार दे दिया जाए कल जो होगी समाअत उसमें। इसी तमाम तरह से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जैसे रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब आपका, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीधा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और सीनियर तज़कियाकार और सहाफ़ी पीजे मीर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बस्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। शाइख उस्मानी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। सर ज़रा मुझे बता दीजिएगा कि क्या कानूनी ऑप्शंस मज़ीद मौजूद हैं मियाँ साहब के पास और आज जो मेडिकल रिपोर्ट्स मुंसलिक की गई, नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई मियाँ साहब की जानिब से अदालत में, कितना ज़्यादा पॉजिटिव है उनके लिए कि ये दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी और कल की समाअत में उनको मफरूज़ करार देने के हवाले से मंजूर नहीं हो जाएगा, सारा मामला उनके हक़ में ना चला जाए? देखिए, बात यह है कि शुरू में जब वो गए थे तो ये कहा गया था ऑर्डर में कि अगर वो चाहें तो पंजाब गवर्नमेंट के पास अप्लाई करें और एक्सटेंशन मांगे। तो वो उन्होंने की थी कोशिश, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने उसको इनकार कर दिया था। अब जो उन्होंने अभी एप्लीकेशन फाइल की है तो हो सकता है कि कोर्ट इसको रेफर कर दे पंजाब गवर्नमेंट के पास और उनसे कहे कि भाई आप इसको दोबारा रिकंसिडर करें। ये एक पॉसिबिलिटी है। और लेकिन दूसरी बात यह है कि जो उनकी जो बेल है और वो उस वक्त तक नहीं एक्सटेंड हो सकती जब तक कि वो खुद सरेंडर ना करें। ये तो एक लॉ है सही, और उनको आना पड़ेगा अगर वो बेल एक्सटेंड करना चाहते हैं। लेकिन अगर पंजाब गवर्नमेंट का रास्ता ढूंढा जाए तो शायद इसमें उनकी बचत है। ये हो सकता है अगर कोर्ट इस नतीजे में पहुंचे, लेकिन अगर नहीं पहुंची तो फिर यकीनन उनको मफरूज़ डिक्लेयर कर दिया जाएगा और मफरूज़ डिक्लेयर करने के बाद फिर गवर्नमेंट जो है वो हर एक कार्रवाई करने की कोशिश करेगी जिससे कि उनको बाहर के मुल्क से वापस लाया जाए। सॉरी टू इंटरप्ट यू शाइख उस्मानी साहब, बिल्कुल ये उसके बाद की कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे होगा जब हम दूसरे मुल्क के क़वानीन की बात करते हैं? कई केसेस हैं कि नहीं ला सकी हुकूमत वापस
जिसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि हमारे सामने हैं और केसेस भी हमारे सामने हैं, तो क्या ये मुमकिन होगा कि मियाँ साहब को मफरूर करार दे अदालत और उसके बाद हुकूमत ये कार्रवाई कर सके कि उनको वापस वतन लाया जाए? देखिए, ये ऐसे हो चुका है पहले एक दफ़ा, कम से कम एक इंसिडेंट तो मुझे याद है। अच्छा। कि वो एक नेवी के एडमिरल होते थे मंसूर हक साहब, मरहूम, अब तो अच्छा नहीं है। अच्छा। लेकिन वो भी बाहर चले गए थे, तो उन्होंने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो था उसके थ्रू उनको वापस बुलवाया था और वो आ गए थे वापस। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये देखना ये है कि वो तो खैर एक ऑर्डिनरी आदमी थे, रिटायर। लेकिन इसाक डार साहब का मामला भी तो हमारे सामने है। हाँ, वही मैं ये चाह रहा था। देखिए, वो जो थे एक प्राइवेट इंडिविजुअल थे, इन द सेंस के वो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर थे। रिटायर्ड नेवल ऑफिसर या आर्मी ऑफिसर एक ऑर्डिनरी इंसान होता है, उसके लिए तो वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सियासतदानों का ताल्लुक है, तो वो अगर उनको लाना चाहते हैं वापस, वो नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए कोई चारा नहीं होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इनकार कर देगी, चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं है ये करने की। अगर उन्होंने इजाजत दी है उनको रहने के लिए तो वो नहीं करेंगे, तो उसके लिए उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अच्छा। ब्रिटिश कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन जस्टिस साहब, एक मुआहिदा भी हुआ है बरतानिया से इस हुकूमत का हवालगी के हवाले से, उस पर भी कोई अमल दरामद अभी तक हमें होता दिखाई नहीं दिया। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट का और पाकिस्तान का कोई मुआहदा एक्सट्रेडिशन का नहीं है। जो एक्सट्रेडिशन का एक मुआहदा अमेरिका के साथ है, लेकिन ब्रिटेन के साथ नहीं है। यानी अगर कोई पाकिस्तान में कोई कमिट करता है क्राइम, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बाउंड नहीं है कि उसको भेजे जब तक कि ब्रिटिश कोर्ट उसको डिक्लेयर न करे। और आपको मालूम है, इसाक डार साहब को केस कोर्ट में लेके गए थे और उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल चीज है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, और उनको छोड़ दिया। तो यही मेरे ख्याल में हशर उनका यही भी होगा, इनके लिए भी, नवाज शरीफ के लिए भी, कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इंटरफेयर नहीं करेगी, ना कोर्ट इंटरफेयर करेगी। तो सिर्फ यही है कि एक रास्ता रह गया है कि अगर हर एक चीज खुश रसूबी से तय हो जाए, तो हो सकता है कि पंजाब गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाए और पंजाब गवर्नमेंट उस पर अगर रिकंसिडर करे तो उनको करते। लेकिन आप देखें, इसका जो एटमॉस्फेयर है वो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है इस वक्त, और वो ये कि वो प्रेशर डालना चाहते हैं PMLN के ऊपर, ताकि वो जो उनके लेजिस्लेशन हैं वो पास कर दिए जाएं, और इसकी वजह से प्रेशर डालना चाहते हैं। तो ये दबाव बरकरार है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जस्टिस डायर शाइख उस्मानी कानूनी राय इस तमाम तर मामले पर दे रहे थे। इस बहस को मैं आगे बढ़ाऊंगी सिद्दीक साहब, क्योंकि पहले मैं ज़रा आपसे बात कर लूँ, फिर ज़ाहिर हुकूमत का मौक़िफ़ भी लेंगे और उस पर तज़िया भी लेंगे। अब APC की डेट भी करीब आ रही है, तमाम तर चीज़ें हैं, FATF का मामला है, उसमें भी ज़ाहिर हुकूमत को ज़रूरत तो है, क्योंकि 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं है। अब अपोजिशन और ख़ासतौर पर नून लीग क्या सोच रही है? एक तो पहले मियाँ साहब के आने का मामला कि ज़ाहिर अब रिपोर्ट भी मुंसलिक कर दी गई उस दरख्वास्त के साथ। मियाँ साहब का इलाज वो कि अभी तक शुरू नहीं हुआ, और लास्ट टाइम भी मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा कि अभी शुरू होगा। अभी आपके पास क्या इत्तलात हैं कि कब से उनकी सर्जरी और तमाम मामला शुरू होंगे, कि जल्द से जल्द वो वतन वापस आएँ, या फिर इस साल नहीं होगा उनके आने का मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समिया रिजवान। पहली बात, सेहत और इलाज के मामले में अथॉरिटी डॉक्टर्स होते हैं। मैक्सिमम ये होगा कि डॉक्टरों का बोर्ड कायम कर दिया जाए। पंजाब में इसी इमरान खान साहब की हुकूमत के और इनकी निगरानी में और सूबाई हुकूमत की निगरानी में इन्होंने ही बोर्ड बनाया था। बिल्कुल। रिपोर्ट टेस्ट कराई, सारा कुछ हुआ, फिर फेडरल काबीना ने मंजूरी दी कि जी इनको, तो फिर ये तस्दीक भी की सब ने। अब सूरत हाल ये है कि जब नवाज शरीफ साहब गए हैं मुल्क से बाहर, उनकी सेहत, अब एक तस्वीर आती है वो आहिस्ता आहिस्ता चलने की, तो इनको दिल के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। भाई, बीमार आदमी, दिल का मरीज हो, वो चल तो सकता है, खुदा के बंदे। ये चाहते हैं कि ऑक्सीजन टेंट में रहें, स्ट्रेचर पर लेटे हुए हों। मैंने पहले भी कहा है कि अगर तो नवाज शरीफ साहब कोई जॉगिंग कर रहे हों या कोई वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो आप कहें जी वहाँ तो वेट लिफ्टिंग हो रही है और यहाँ नहीं आ रहे। इस मामले में और लोगों को देखें जो गए हुए हैं, उनको क्यों नहीं ला सके आप? यहाँ वो बाकायदा कानून की अदालत में आए हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी है। अदालत अगर चाहे तो वहाँ के डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ सकती है। जनाब नवाज शरीफ ने काफ़ी अरसा से कहा कि आप 3rd बाईपास के लिए जाएं। कुछ हेजिटेशन थी डॉक्टरों में,
वो एक और रिपोर्ट अच्छा, एक चीज सिद्दीक साहब देखें, और मुझे उम्मीद है 8 हफ्तों की मोहलत तो कब से खत्म हो गई। उम्मीद है जी, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल अजीज सितंबर या अक्टूबर में उनका बाईपास हो जाएगा। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। अच्छा, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सेहत के लिए डॉक्टर से रुजू करना, दवाई लेना, ये सुन्नत है। तो हाँ वो तो ठीक है सिद्दीक साहब, लेकिन सवाल मेरा ये, मैं एपीसी पे आऊंगी, सवाल मेरा ये है कि आप 8 हफ्तों की मोहलत तो कब से खत्म हो गई थी? जब मफरूज करार देने के हवाले से कार्रवाई शुरू करने का वक्त आया तो ही मेडिकल रिपोर्ट्स मुंसलिक क्यों की गई? उससे पहले ही नून लीग ने क्यों नहीं सोचा कि मियाँ साहब तो गए इलाज के लिए थे, तो हम ये मेडिकल रिपोर्ट्स दें, उनकी वकला, मियाँ साहब की फैमिली, ये आज क्यों ख्याल आया? ये सवाल है मेरा। मैं आपके नोटिस में लाऊं कि इससे पहले भी रिपोर्ट्स हुकूमत पंजाब के पास भी जमा की गई, अदालत में भी, वो तो नहीं माना, और बराह करम ये पीटीआई वाले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो पढ़ लें ना। सही है। ये बार बार आते हैं या बगैर तैयारी के, या इनकी नीयत कुछ अच्छी नहीं होती, भाई वो पढ़ लें कि वो शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत है कि जब वो सेहतयाब हो जाएं तो वो लेके आएंगे। अच्छा, अब वहाँ जब वो तो सफारत खाने को भेजें, सफ़ीर को भेज दें, जाके देख के आए रिपोर्ट के नवाज शरीफ साहब क्या मतलब है, को दौड़ भाग कर रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो जॉगिंग कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा बीमारी का, दिल की बीमारी है, तीसरा बाईपास, ये सबको मालूम है। सही है। 8 उनके स्टंट पड़े हुए हैं यार, कुछ खुदा का खौफ भी करो। सही है, ठीक है, पॉइंट टेकन। बसरा साहब कौन सियासत कर रहे हैं मियाँ साहब की बीमारी पर? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर अदालत फैसला दे देती है कि भाई ठीक है, ये इनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, अब नजरसानी करे पंजाब हुकूमत और एक्सटेंशन दे मियाँ साहब को, तो फिर क्या फैसला होगा पंजाब हुकूमत का? इसमें पहली बात तो ये है कि वाकई सेहत पे सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरी आवाज़ ही मुझे वापस आ रही है। अच्छा, ठीक है। और अल्लाह ताला मियाँ साहब को 100 साल की ज़िंदगी दे, जितने बीमार हैं सबको सेहत दे। लेकिन ये मुझे इनका आर्गूमेंट समझ नहीं आया कि भाई अगर अदालतें आपको इश्तिहारी डिक्लेयर कर रही हैं, अदालतें आपकी रिपोर्ट्स पे एग्री नहीं कर रही हैं, तो इसमें हुकूमत का क्या लेना देना है? सिद्दीकुल फारूक साहब को कोई बंदा समझाए कि दिल के मरीज़ को जब यहाँ से भेजा गया था तो ये बताया गया, ये ख़बरें चली, आप लोग अदालतों में गए कि जी मियाँ साहब अगले लम्हे हैं कि नहीं हैं, 8 हफ्ते की उन्हें इजाज़त मिली। वहाँ पर आपने कहा जी कि मियाँ साहब को आज इलाज करवा रहे हैं, कल, आज 8 महीने गुजरने को हैं। गुजारिश ये है कि ये अदालतें हैं, ये तमाशा नहीं है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। आपने पहली बात तो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक कन्विक्ट मुलजम हो, उसको बाहर भेजा गया सिर्फ इसी बुनियाद पे कि जो रिपोर्ट्स आई, जो कोर्ट्स ने कह दिया। हमने तो इसके बावजूद उस वक्त वो मेडिकल रिपोर्ट, वो मेडिकल बोर्ड भी पंजाब हुकूमत ने बनाया था। बसरा साहब मैं आपको याद दिला दूं, उसमें आप ही के लोग शामिल थे। यही कह रहा हूँ सुमैया, जब वो मेडिकल बोर्ड बना तो हमने क्या किया, हमने इनसे ये कहा कि आप 7 अरब के बॉन्ड जमा करवा दें, जो आपको सजा हुई है, जुर्माना हुआ है, उन्होंने नहीं कराया। अल्टीमेटली कोर्ट ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भेज दिया। अब ये पंजाब हुकूमत तो ऑलरेडी इनकी जो रिपोर्ट्स इन्होंने भेजी थी हमने टर्न डाउन कर दी। हमने कहा आप एग्री नहीं करते, हमने इनको एक्सटेंशन नहीं दी। अच्छा सर, मेरे सवाल पे आ जाए, लंबा इसलिए हो गई वजाहत, आप लोग एक्सटेंशन देंगे? क्या मूड है पंजाब हुकूमत का? मियाँ साहब बीमार हैं या नहीं? मानते क्या हैं आप लोग, मियाँ साहब बीमार हैं या नहीं? नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे, हम तो ऑलरेडी इनकी वो एप्लीकेशन टर्न डाउन कर चुके हैं जो इन्होंने हमें। लेकिन अदालत कहेगी तब भी नहीं देंगे। इनमें तो कहीं भी नहीं, बीमारी तो है। एक बात सुने ना, इन्हें ये कहें कि हमें वो रिपोर्ट्स ना दें, जहां से इश्तिहारी हो गए हैं, जहां से ये जमानतें ले गए, उनको रिपोर्ट्स दे दें। रिपोर्ट्स तो है ही नहीं है। तो आज रिपोर्ट्स मुंसलिक की तो अगर अल्लाह ना करे मियां साहब। अच्छा मुझे बताएं, ठीक है रिपोर्ट्स तो मुंसलिक की है ना बसरा साहब, देख लीजिए ना, देख लीजिए। देखें आप लोग पहले तो बात ये समझ लें, मानते हैं मियाँ साहब बीमार हैं या नहीं मानते कि मियाँ साहब बीमार हैं? पहली बात में देखें, मियाँ साहब अगर बीमार होते सर, आपने दुआ कराई उनकी सेहतयाबी के लिए, वहां पे ऑपरेशन करवाते। आज 8 महीने गुजर गए, मुझे बताएं, आदमी जिंदगी मौत की कश्मकश में हो, हाँ। और 8 महीने वहां पे अभी ये कह रहे हैं जी वो उनकी डंड बैठक लगाते हुए, जॉगिंग करते हुए, वेट उठाते हुए फोटो। और अल्लाह के बंदे, जो बंदा मर रहा होता है, जो आखिरी सांसों पे होता है, वो वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है, वो सैरिंग कर रहा होता है, वो कॉफी पी रहा होता है। सर ऐसी वेट लिफ्टिंग करते हुए कौन सी पिक्चर आई है? मैंने तो नहीं देखी, मीर साहब ने शायद देखी हो। मीर साहब
ये मियां साहब की सेहत को लेकर कह रहे थे ना, ठीक है, नहीं वो तो मजाक में कह रहे थे। अच्छा, ये जो तमाम तर मामलात हैं, असल जो चीज़ है वो ये कि अदालत क्या फैसला देती है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपका तज्जिया क्या कहता है कि अभी जो वक्त चल रहा है, मियां साहब की पाकिस्तान में ज़रूरत कितनी है इस वक्त? देखें, ये PMLN जो है विदाउट नवाज शरीफ ये 0-0 है, सिंपल। आप शहबाज को लेके आ जाएं, बट शहबाज इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, लेकिन ही इज़ अ नोबडी विदाउट नवाज शरीफ, सिंपल एज दैट। अब बात आती है क्योंकि वोट बैंक नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का नहीं है। अब नेचुरली फॉर PMLN की सर्वाइवल के लिए PMLN चाहेगी कि नवाज शरीफ वापस आए, लेकिन वो जब वापस आएंगे वो रोड पे नहीं होंगे, वो दोबारा अरेस्ट हो जाएंगे और ही विल बी सेंट इनटू कन्फाइनमेंट। बट अगेन वहाँ मियाँ साहब का फिर भी एक प्रोएक्टिव रोल रहेगा, प्रोवाइजो कि गवर्नमेंट है या जो अथॉरिटीज़ हैं कोई रिस्ट्रिक्शंस इन पे ना डालें, तो कि भाई आप पॉलिटिकल सरगर्मियाँ नहीं कर सकते हैं, सो ऑन फोर्थ। लेकिन इसके अंदर मियाँ साहब के पास, जिस तरह भी जस्टिस शारिक ने बताया, बिल्कुल अच्छी उन्होंने एक अपनी लीगल व्यू पॉइंट दिया है कि एक तो हमारे पास एक्सट्रेडिशन ट्रीटी की कोई ऐसी शिक नहीं है कि आप उनको बुला दें। हमारे पास सिर्फ एक है जो कि डेम जॉस बटलर यहाँ आई थी और प्रोटोकॉल साइन हुआ है कि अगर आप किसी के बच्चे को अगवा कर लें वहाँ से या यहाँ से या फोर्स्ड मैरिज या इस तरह की कोई चीज़ हो, उसके अंदर एक्स्ट्राडाइट आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप नहीं कर सकते। आपने जनरल पिनोशो का केस देख लिया, बड़ी कोशिश की कि उनको एक्स्ट्राडाइट के नहीं हो सके। नवाज शरीफ का प्ली यही रहेगा, अगर आप फोर्स भी करें थ्रू होम ऑफिस, थ्रू एनीवन, जिस तरह जस्टिस शारिक ने कहा है, उनको कोई नहीं बाहर भेजेगा, क्योंकि वो प्ली ले लेंगे कि जी मेरे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, मेरे साथ ये है, वो है फलाना, एंड दैट्स इट। अब बात आती है कि नवाज शरीफ हैज़ बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। उनको एक आप कह लो कंपैशनेट एक, अगर उनको एक परमिशन दी गई है, ये एक प्रेसिडेंट बड़ा डेंजरस सेट हो गया है, क्योंकि कल मल्टी मिलियनर कोई भी उठ के या कोई मिनिस्टर या कोई आप कह लो कि प्रोमिनेंट आदमी, अच्छा, ये पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल, जो इनका नैरेटिव है ना PTI का, उसको भी बड़ी ठेस पहुंच रही है मीर साहब, और उसी को ठीक करने के लिए तमाम तरह बयानात भी हैं और एक्सटेंशन ना देने की बात भी है। लेकिन क्या ऑप्शन मौजूद हो जाएगा उसके बाद अगर अदालत ये कह देती है कि आपको एक्सटेंशन देना ही पड़ेगा? सुमैया, ये बयानबाजी जो है ना, ये बिल्कुल जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो करती है और वो करेगी, और उसके साथ साथ जो बैतबाजी होती है वो अपोजिशन भी करेगी। आप इस पे मत जाएं, क्योंकि ये दोनों की तरफ से एक आप कह लो कि एक स्टॉर्म इन अ टी कप है। इसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इसका नतीजा जो है वो एक ही तरीके से निकलेगा। एक, जैसे कि सदीकुल फारूक साहब ने बात की है, डॉक्टर, वहाँ का डॉक्टर अगर हेरा फेरी करेगा और अगर होम ऑफिस बुलाता भी है उसकी रिपोर्ट, पूरी हर किस्म की रिपोर्ट, वो डॉक्टर जो है वो कभी हेरा फेरी नहीं करेगा, वो स्ट्रक ऑफ हो जाएगा और वो कभी ऐसा चांस नहीं लेगा। सो बेसिकली आपके पास वहाँ पूरा जो लीगल सिस्टम, जो मेडिकल सिस्टम है, बहुत तकड़ा सिस्टम है। अब बात आती है यहाँ की रिपोर्ट्स की। नाउ वी डोंट नो द रिपोर्ट्स, यहाँ की कैसी गई रिपोर्ट्स, क्योंकि उस पर कंट्रोवर्सी चल गई है कि जी 8 हफ्ते जाना था, 8 महीने हो गए। व्हाट इज द प्रॉब्लम कि प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे, अब वो ठीक हो गए। तो ये मैं समझता हूँ ये एक ऑनगोइंग एनिग्मा है। I think we'll just have to wait because I don't think Nawaz Sharif will come back. It will take time because आपने हर एक को देखा है, आपने जनरल मुशर्रफ को देखा, आपने बेनज़ीर भुट्टो को देखा, आपने आसिफ जरदारी को देखा, आपने सबको देखा, कोई नहीं आता। जनरल जाहिद अली अकबर, इतने बड़े केसेस थे, वो भी नहीं, कोई नहीं आता। राइट, क्यों? क्योंकि एक आपके पास लीगल लकूना है जो बाहर होता है, आपको पता है कि आपने आके सियासत नहीं संभालनी, जेल जाना है। वी हैव टू वेट। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट आपका है। मैं एक जी बसरा साहब, सुमैया PJ साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, देखिए अगर उनके पास रिपोर्ट्स जेन्युइन डॉक्टर की मौजूद हैं, जो कि नहीं है, आज तक किसी हॉस्पिटल में दाखिल हुए नहीं हुए, इसके बावजूद मुझे बताएं पंजाब गवर्नमेंट क्या करे, अदालतें क्या करें? वहां बैठे ये कही जा रहे हैं कि जी वो बीमार बहुत हैं, टाइम मिल रहा है सितंबर। अच्छा, मुझे आज एक चीज समझ में नहीं आई बसरा साहब, प्लीज मेरा एक पॉइंट ले लें सर, मुझे एक बात समझा दें कि जब मियां साहब की रिपोर्ट्स आप लोगों ने बना के अदालत को पेश की थी तब तो वो बीमार थे, लेकिन जब से वो बाहर गए हैं तो अब वो बीमार नहीं है, वो बिल्कुल भले चंगे हैं, और अब जो उनके डॉक्टर रिपोर्ट दे रहा है वो ठीक नहीं है। ये कैसा पॉइंट है आपका? सुमैया, इसके ऊपर गुजारिश ये है कि जब मेडिकल बोर्ड ने
एक रिपोर्ट तैयार की, वो सबमिट कर दी गई। उसके ऊपर रिपोर्ट्स किस पे थी? लैब्स के ऊपर। और आज हम ये समझते हैं कि अगर वो लैब्स की रिपोर्ट दुरुस्त होती तो मियां साहब कोई ना कोई अपना ट्रीटमेंट करवा चुके होते। तो फिर जिसने रिपोर्ट बना के दी उसके खिलाफ कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई इन 8 महीनों में? फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई उसके ऊपर सुन ले। हाँ जी, इंक्वायरी होने जा रही है, अब होने जा रही है। पानी का पानी हो जाएगा। कौन गवर्नमेंट के लोग हैं, कौन लैब्स के लोग हैं, कौन फैसिलिटेटर थे, तमाम हकाइक सामने आ जाए। लेकिन मैं ये अब तो उन रिपोर्ट्स को छोड़ दें। अच्छा। पूरी मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि मियां साहब जिंदगी मौत की कश्मकश में है। मियां साहब का अगला सांस पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा। मियां साहब बाहर चले गए। मियां साहब अगर बीमार हैं तो मुझे बताएं, किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, कहीं से मेडिसिन नहीं ली, कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं आई। अगर रिपोर्ट आई तो शेयर कर दें। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपके सुमैया रिजवान के प्रोग्राम में, ठीक है, आपने, मैं आपसे पूछूंगी आगे एम्बेसी में आप लोगों ने क्या किया, वहां जाके पूछते देखते। जो सूरत हाल देख रहे हैं, मियां साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और इस पर जवाब सिद्दीक साहब देना चाह रहे हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद मैं जवाब भी लूंगी और दीगर भी इशूज डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। तजियाकारों का यही कहना है कि मियां साहब जेल जाने के लिए तो वतन वापस नहीं आएंगे। ज़ाहिर है जो नून लीग को ज़रूरत है मियां साहब की, लेकिन फ़िलहाल ऐसे वक्त में जब उनके खिलाफ अभी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, पाइपलाइन में हैं, तो वो फ़िलहाल अभी आने का रेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन नून लीग का अपना मौक़िफ़ है। नून लीग ये कहती है कि मियां साहब की तबीयत इस काबिल नहीं है, इलाज उनका शुरू नहीं हो सका, अब होगा, और अभी फ़िलहाल तो वो इलाज की गर्ज से लंदन में ही रहेंगे और अभी फ़िलहाल वो नहीं आ सकते। सिद्दीक साहब, अपना पॉइंट आप ऐड करना चाह रहे थे अभी बस्तर साहब की बात पर। जी, पहली बात जो पीजे मीर साहब ने भी मियां साहब की तबीयत ठीक है, नीयत में फतूर है। मैं ये अर्ज करूंगा, फारूक साहब उनकी तबीयत ठीक है, उनकी नीयत में फतूर है। अच्छा, बसरा साहब उनको बात तो करने दें। जिन लोगों को हकायक का इल्म है और जो ज़रा भी कुछ जो मशरकी रिवायात और सच्ची बात पे यकीन रखते हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि नवाज शरीफ खुद ही नहीं अपनी बेटी को साथ लेकर पाकिस्तान वापस आए, जबकि उनकी अहलिया बिस्तर मर्ग पर थी। ये उन्होंने साबित कर दिया कि वो आए। अब भी मैं इलेक्शन होने वाला था, ये बात कहता हूँ, सब इलेक्शन होने वाला था। एक मिनट चुप करेंगे आप रुक जाएं। अब भी मैं ये कहता हूँ इंशाअल्लाह अजीज नवाज शरीफ साहब अपनी उनकी सर्जरी हो जाए, डॉक्टर कहेंगे कि अब आप ठीक हैं, वो अगली फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान आएंगे। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी वो नैब की रिपोर्टें और फलां और ये और वो, ये नैब की रिपोर्ट्स को भी छोड़ दें। अच्छा, अपनी वजीर सेहत पंजाब की बात करें, जो डॉक्टर भी है और स्पेशलिस्ट है, उसकी बात करें। वो अब भी अपनी बात पर कायम है। दो, कि नवाज शरीफ साहब किस हालत में गए। तीसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नैब जिसके हवाले से आप बात करते हैं, मैं कहता हूं जिस आदमी में ज़रा सा भी कुछ ख्याल, कुछ शर्म हया हो, वो सुप्रीम कोर्ट के नैब के हवाले से फ़ैसलों को देख ले, वो चेयरमैन नैब के ऐलानात को देख ले कि मालम जब्बा का रेफरेंस भी तैयार है और पेशावर BRT का रेफरेंस भी तैयार है, और जिनकी 17 महीने हुकूमत होगी अब उनका भी मामला शुरू होगा, उनको भी नहीं छोड़ेंगे कि वो कहाँ है इमरान खान का रेफरेंस, कहाँ है दूसरे रेफरेंस। अच्छा, सिद्दीक साहब, ये तो अपोजिशन और हुकूमत के आपस की बयानबाजी है ना। करूंगा दो बातें और, ताकि खत्म हो जाए, खत्म हो जाए बात। अगली बात मैं ये अर्ज करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह, ये जो बहुत से लोग कहते हैं ना जी आखिरी सांस, ये जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन क्या मालूम कि जो बहुत लोग चाहते हैं कि नवाज शरीफ खुदा ना खास्ता इस दुनिया से चले जाएं, नवाज शरीफ तो सेहतमंद होकर आ जाएं, उनमें से ही कोई ना चला जाए। और जो बनाना रिपब्लिक की बात इन्होंने की है, जिस रिपब्लिक में 2 साल में 5 IG तब्दील हों, हर 2 महीने के बाद AC और DC तब्दील हों, जिस हुकूमत में टीमें बार बार तब्दील हों, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है तो और क्या है। अच्छा देखिए, ये तो एक तो सियासी मौक़िफ़ है ना, लेकिन एक आदमी को तो ये प्रिविलेज नहीं मिलती, ना ही वो मांग सकता है, ना ही वो कह सकता है कि अदालतों से कि मैं बीमार हूँ जी, मैं नहीं आ सकता। ये तो ज़ाहिर है मियाँ साहब जैसा बंदा ही कह सकता है कि मैं बीमार हूँ और ट्रैवल नहीं कर सकता। ये मेरा पॉइंट था, ये तो मेरा पॉइंट था।
ना किसी और की बात माने, आप डॉक्टर्स की रिपोर्ट। चले, मेरा पॉइंट था ना, ऐसे बहुत सारे लोग बीमार होंगे। चले ठीक है, ये मेरा पॉइंट था। आम आदमी की मैं बात करी थी कि आम आदमी को ज़ाहिर है ये नहीं मिलता प्रिविलेज। बसरा साहब, फेटफ का मामला अभी दरपेश है, हुकूमत का दर्द सर बन गया है, ये बिल पास करवाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए अपोजिशन को साथ मिलाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन लग नहीं रहा आप लोग के एटीट्यूड से कि आप लोग मिलाना चाहते हैं अपोजिशन के साथ, ये फेटफ का बिल मंजूर करवाना चाहते हैं। सुमैया, इस सवाल से पहले आपको एक राना सनाउल्लाह जो इनके पंजाब के सदर हैं और इनके बहुत अहम रहनुमा है, उनका एक बयान आपकी नजर करना चाहता हूँ। जी जी। उन्होंने कहा मियाँ साहब की तबीयत ठीक है, अच्छा। जब पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तबीयत खराब होगी तब वो वापस आएंगे। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाने हैं। सो कल अभी आपने ब्रेक किया कि इस्लामाबाद ने दोनों अपीलें लगा दी हैं, तमाम रिपोर्ट्स भी तलब कर ली हैं। मैं कहता हूं कि अगर ये समझते हैं इनके पास रिपोर्ट्स हैं, सदीकुल फारूक साहब उनके सीनियर रहनुमा हैं, कल करें इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ये हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जिसमें डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि इनकी जिंदगी को शदीद खतरा है। भाई वो रिपोर्ट्स अब शेयर नहीं कर रहे। और दूसरी बात देखें, आप बात अंदाजा करें इनकी जहनीत का, इनकी सोच का, कि मुल्क की सलामती का मामला है, नेशनल इशू है, हमारे मुस्तकबिल का मामला है, और ये फाटक की लानत जो ग्रे लिस्ट में गए हैं वो भी इन्हीं लोगों की बात करें, इन्हीं लोगों की करतूतों की वजह से गए हैं। इनकी लोगों की करतूतों की वजह से गए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, जो चोर बाजारी करते रहे हैं। पाकिस्तान को ये ग्रे लिस्ट में धकेला, अब ये ब्लैक लिस्ट में डलवाना चाहते हैं। लेकिन ये एक बात ज़हन में रखें जी, इंशाल्लाह ये बिल पास। अच्छा, आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही। बस पास होगा क्योंकि हमने, हाँ जी, आपको मेरी समझिए आवाज आ रही है? बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। आवाज आ रही है? जी जी, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फाटफ का जहाँ तक मामला है, ये किसी की ज़ात का, किसी की जमात का, किसी के मंशूर का, ये पाकिस्तान का मसला है। ठीक है, ये हमारी सलामती का इशू है। सही है, ये हमारे बच्चों का मसला है और इंशाल्लाह ये बिल पास होगा। लेकिन अगर ये समझते हैं कि फाटफ का बिल पास करवाने में हम इनको एनआरओ दे देंगे, पाकिस्तान नैब के कवानीन खत्म कर देंगे, रियासत पाकिस्तान एनआरओ तो नहीं दे सकते ना वज़ीर आज़म, हर मामले पे गलियां में मिर्जा यार रियासत पाकिस्तान। तो चले सर दें पे इस मामले पर साथ। ठीक है, ये फाटफ का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसका तो सियासत नहीं चाहिए। पॉइंट आ गया, मुझे मीर साहब के पास जाना है। मीर साहब, फाटफ बड़ा अहम पॉइंट है, बड़ा अहम मामला है। आपकी लीडरशिप के वालिद के पास भी एनआरओ देने का इख्तियार नहीं। अच्छा सिद्दीक साहब, अभी छोड़ देना इन बातों को, मुझे फेटफ पे बात करने दें। मारते रहते हैं। अच्छा, फिर वो जो लेके गए थे एनआरओ के मामले पर हुकूमत की जो पोजीशन है सबके सामने है। मुझे सवाल करने दें। खाना काबा में बैठ के झूठ बोलते रहे, 5 साल का है, 10 साल का है, वो एनआरओ फिर कहता हूं कौन को बता दें, आपके वालिद प्लीज और आपके दादा के पास भी इख्तियार नहीं है। ठीक है ना, कह रहा हूं इस तरह से बात नहीं करें, इस तरह से बात नहीं करें सिद्दीक साहब। लोगों को मेरे शो में इस तरह से बात नहीं करें, मुझे सवाल करने गली में निकल गए थे, बात नहीं करें सिद्दीक साहब। की जन्नत में रहते वो किसने दिया था? मुझे लगता है अहमक जो है ना वो एनआरओ किसने दिया था? आवाम अहमक है जो ये बातों में आ जाती है। आप रोए, आप चीखे मारे, आप शोर शराबा करें, सेटअप का मामला है। मुझे सवाल उठाने लगे मीर साहब से, प्रोड्यूसर साहब है ना, माइक बंद करना पड़ेगा, सॉरी टू से, ना आपके पास फैसले करने का। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। मुझे बताएंगे फेटफ के मामले को किस तरह हुकूमत टेकअप करेगी? ये अगर इस तरह से लड़ाई होती रही तो ये नेशनल सिक्योरिटी वाले मामलात ये किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? मीर साहब देखें, फेटफ के जो आपके लोग टर्म्स एंड कंडीशंस है, आपने उसको फुलफिल करना है। आप उसके अंदर कभी भी उसको ना डॉज कर सकते हैं, ना आप आइसोलेशन में रह सकते हैं। कोई भी हुकूमत होती या है, आज पीटीआई भी वही करेगी जो अगर कोई और हुकूमत होती। क्यों? क्योंकि दैट इज योर स्टर्न कंडीशन। तो अगर आप इसके ऊपर एक डिबेट, अननेसेसरी डिबेट एमिनेट कर रहे हैं तो उसका फायदा कोई नहीं है। आई मीन इट वो कहते हैं ना सुमैया, ये ना इधर की होगी ना उधर की बात। वहाँ से एक ऑर्डर आना है और आपने उसको फॉलो करना है। आप करते रहे, पुरानी हुकूमतें भी दे लें, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADBP, ये सारे जो बैंक्स हैं, ये आप पे कंडीशंस डालते हैं। आप यार आप चले जाओ सुमैया नेशनल बैंक या हबीब बैंक या किसी बैंक पे और कहो जी मुझे लोन दो, भाई वो आप पे कंडीशंस डालेगा तो आपको लोन देगा ना, वैसे तो नहीं उठा के कोई लोन देगा।
तो कंडीशंस आप पे डलेंगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने निज़ाम को इतना ख़राब किया हुआ है। लोगों को आप पे ट्रस्ट कोई नहीं है। डिफेड आपको पैसे देता है, आप वो पैसे खा जाते हैं। आपको यूएसएड पैसे देता है, आप वो पैसे खा जाते हैं। सो वो ट्रस्ट फैक्टर जो है बहुत एक इमिनेंट ये फैक्टर है। आपको अगर याद हो, गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर जॉन कैरी आया है, यहाँ जी बड़ी बड़ी शोर इन्होंने किया लोगों ने, उसने कहा ओ हम तुम्हें पैसे भी देते हैं, तुम शोर भी करते हो, गो गेट लॉस्ट, सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन इज, आपके पास वो बार्गेनिंग चिप भी नहीं है, ना पावर है। अब आप एक रिफॉर्म पे जा रहे हो, रिहैबिलिटेशन पे जा रहे हो, और इवेंचुअली यू विल कम आउट ऑफ इट। किस गवर्नमेंट ने पहले टैक्सेशन पे इतना जोर डाला? ठीक है, थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन इतना नहीं किया जो कि आज कर रही है। कोई हुकूमत, इमरान ले लो, नवाज ले लो, जरदारी ले लो, कोई अपनी जेब से पैसे नहीं देंगे जब तक ये कौम पैसा देना, टैक्स देना नहीं शुरू करेगी। नो गवर्नमेंट विल सर्वाइव। हम लोन्स पे रहेंगे, हम एड्स पे रहेंगे, चैरिटीज पे रहेंगे। दिस हैज टू स्टॉप। इसीलिए और अपनी इस पोजीशन को बेहतर करने के लिए जो काम करना चाहिए हुकूमतों को वो करना होगा, वरना तो ये जो एक हमारे ऊपर एक खतरा है, ये मंडलाता रहेगा, तलवार लटकती रहेगी फैटफ की। सर मुझे ब्रेक लेनी है, आई एम सॉरी, वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, कई बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब आपका भी शुक्रिया, बस्तर साहब आपका भी शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, एक बहुत हसास मौजू है, उस पर इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम कैसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर एक ज़ैनब के बाद एक और मासूम बच्ची हवस का निशाना बनती है, जिसकी कुचली हुई, मसली हुई, फूली हुई मस्त लाश एक कचरे के ढेर से मिलती है, और ये सिलसिला रुकता नहीं है। हम देख रहे हैं कि अगर हम अपनी कराची में ही बात करें तो एक के बाद एक इस तरह की जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। बच्चों के साथ ज्यादती, बच्चियों के साथ ज्यादती, ये सिलसिला रुक नहीं रहा। अगर मैं बात करूं पुरानी सब्जी मंडी की, तो पुरानी सब्जी मंडी से 5 साला मिरवा का अगवा हुआ, रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद उसकी लाश मिली। ज्यादती और कत्ल के जो मुल्जिमान हैं वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए थे कि सोराब गोट से कार सवार मुल्जिमान ने 4 साला बच्ची सायरा को अगवा कर लिया। गुल होम सोराब गोट के करीब 4 साला सायरा दीगर बच्चों के साथ खेल रही थी कि काली गाड़ी में सवार मुल्जिमान ने उसे अगवा किया। पुलिस के मुताबिक नन्ही सायरा को सुबह 9 बजे गाड़ी में अगवा किया, जिसकी इत्ला अहले मोहल्ला ने 15 पर दी। एसएसपी ईस्ट के मुताबिक वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुकदमा थाना सोराब गोट में दर्ज किया गया। पुलिस ने जो दीगर बच्चे से उनसे मालूमात भी हासिल की, नाकाबंदी इलाके की करके बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। ये एक ही हफ्ते के दौरान कराची के ज़िला शर्की में कमसिन बच्ची के अगवा की दूसरी वारदात है। क्यों हो रहे हैं ऐसे वाक़यात? सवाल ये उठता है, कौन है कसूरवार? हमने यहाँ पर एक बिल भी लेकर आए जिसमें सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया गया, एक ऐप भी बनाई गई, एक हेल्पलाइन बनाई गई 1099, लेकिन उसके बावजूद मसाइल का हल नहीं निकल रहा। एक के बाद एक वीडियो सामने आती है, एक के बाद एक वाक़या सामने आता है। क्या वजूहत है इनकी, इस पर ज़रा बात करेंगे। मुझे कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डिप्टी ब्यूरो हेड हैं शुएब बर्नी। शुएब, ज़रा बताइएगा ये एक के बाद एक वाक़यात क्यों सामने आ रहे हैं, पुलिस क्या कहती है? जी सुमैया, जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, ये ईस्ट जोन में ही ज़्यादा वाक़यात रूनमा हो रहे हैं। एसएसपी ईस्ट और डीआईजी ईस्ट भी जो हैं इस मामले में बहुत ज़्यादा मुतारिक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस वाक़े का नोटिस लिया। कल गुज़िश्ता रोज़ एडिशनल आईजी कराची ग़ुलाम नबी मेमन भी इस बच्ची के अहले खाना के पास गए, लेकिन अभी मरवा का गम ही ठंडा नहीं हुआ था कि आज एक नई बच्ची, जो कि एक और केस है सोराब गोट के इलाके से, सायरा जिसकी उम्र 4 साल बताई जाती है, उसके अहले खाना का भी दावा है और उन्होंने FIR भी सोराब गोट थाने में कटवा दी है कि उनकी नन्ही कमसिन बच्ची जो है उसको भी कोई गाड़ी सवार उठा के ले गया है। ये वाक़या पेश आया है सोराब गोट थाने की हदूद में, गुल होम्स के करीब आबादी है वहाँ पर। जो पहला वाला वाक़या था वो पुरानी सब्ज़ी मंडी के करीब जहाँ यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पे पेश आया था। अब इस वाक़े के बाद वैसे ही इस जो ये मामलात हैं जो छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती की, इस पे ज़ैनब अलर्ट के नाम से एक ऐप सिंध पुलिस ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है और उस पर कंप्लेंट्स आती हैं जब कोई बच्ची वगैरह गायब होती है, चाहे वो ख़ुद से गायब हो जाए और फिर थोड़ी देर में मिल जाए, उस पर फ़ौरी कंप्लेंट आ जाती है। पुलिस की जानिब से हमने देखा कि इस केस में जो मशकूक या मुश्तबा अफराद के जो सैंपल्स लिए गए थे उन्हें DNA टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। अभी तक उन सैंपल्स की रिपोर्ट नहीं आई है।
2 सगे भाइयों समेत इस केस में अब तक 22 मुश्तबा अफराद को पुलिस हिरासत में ले चुकी है मरवा वाले केस में, लेकिन अभी तक किसी भी मुलजिम पे जुर्म साबित नहीं हुआ है। यकीनी तौर पे डीएनए रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जो ज़ैनब एक्ट बिल था उसके तहत ये कहा गया था कि 2 दिन में पुलिस कार्रवाई करेगी। ये तो वो केसेस है ना जो सामने आ जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर कहीं मुकदमा दर्ज होता है या एहतजाज, जैसे मरवा में हुआ। लेकिन बहुत सारे तो ऐसे केसेस हैं शुएब जो कि किसी की नज़र से गुजरते ही नहीं, माँ बाप छुपा जाते हैं इन चीज़ों। बिल्कुल आपने सही निशानदही की। ये मरवा का केस इसलिए सामने आया कि इन्होंने इतवार के दिन यूनिवर्सिटी रोड सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी के सामने अहले खाना और इनके वर्सा ने ब्लॉक की। जब सड़क ब्लॉक हुई, ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ, सुबह 10 बजे से लेके शाम 7 बजे तक वर्सा एहतजाज करते रहे और उनकी जो नन्ही कमसिन बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वहाँ पे पुलिस ताख़ीर से पहुँची। जो एसएसपी ईस्ट हैं अहले खाना का ये दावा है कि शाम 5 बजे उस मुतासरा मुकाम पर पहुँचे जहाँ पे मुजाहरा जारी था यूनिवर्सिटी रोड पर। वर्सा का ये दावा है, ठीक है। इसके साथ साथ अब सुबह 10 बजे से मुजाहरा हो रहा था, सड़क पे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर थी, मीडिया भी उसको कवर करने पहुँचा, सोशल मीडिया पर ये खबर जो है जंगल की तरह फैल गई, हर कोई अपने बच्चों के हिसाब से डरने लगा। आप भी बच्चों वाली है, मैं भी बच्चों वाला है। तो मसला यही है सिचुएशन के कराची में खौफ फैला। अब कराची पुलिस चीफ भी उसके बाद वहाँ पहुंचे। लेकिन शुएब हम देखते हैं, मैं आपको यहाँ पर इसलिए इंटरप्ट कर रही हूँ कि एक वीडियो भी आई थी हमारे सामने कि एक बाइक पर चचा था बच्ची का जो उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। एक शख्स ने उसको पकड़ा, उसको मारा, लोगों के सामने वीडियो आई, उसने वीडियो बनाई। तो ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि करीबी रिश्तेदार मुलव्विस होते हैं, या तो कोई मोहल्लेदार होगा, चचा होगा या कोई कज़न होगा। तो बच्चों को बचाएं कैसे और कैसे उनको इंडिकेट करें कि आपने ऐसे भेड़ियों से, दरिंदों से बचना है? देखें, जितने भी बच्चों के साथ ज़्यादती, उसके बाद उनके कत्ल के वाक़यात होते हैं, उसमें उनके करीबी रिश्तेदार, इलाका मकीन, गली मोहल्ले के लोग शामिल होते हैं, या कोई पुरानी दुश्मनी का कोई मैटर होता है तो वो लोग होते हैं। इस केस में भी जब ये बिस्किट लेने गई है दुकान पे बच्ची, तो बताया जाता है कि ये उसी दुकान से पहले भी लेती होगी चीज़, ये कोई फर्स्ट टाइम उस दुकान पे नहीं गई होगी। लेकिन डेफिनेटली वो बच्ची नहीं, और मौका मिला और मुल्ज़िमान ने उसको इस तरह से ज़्यादती का निशाना बनाया। मारूफ समाजी रहनुमा फरजाना बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फरजाना साहिबा, क्या वजह है हमारे माशरे में इस तरह के बढ़ते हुए वाक़यात? ज़ैनब के बाद लग रहा था कि सिलसिला थमेगा, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ वाक़यात सामने आ रहे हैं। आप इसकी सबसे बड़ी वजह क्या समझती हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने पिछले 70 सालों में इस मुल्क के अंदर जिस किस्म की जो है एक लोगों की तरह एक ऐसा माहौल पैदा किया है, ना हमने लोगों को एजुकेट किया है, ना हमने उनके अंदर कोई इस किस्म की जो एक इंसानियत, एक जो ह्यूमन राइट्स वैल्यूज हैं वो इनकल्केट की है। ऊपर से रूल ऑफ लॉ जो आपका है अपने वो इतना कमजोर हो गया है कि कानून जो है वो सिर्फ अमीर के साथ खड़ा होता है, सजा जो है उसका निजाम खत्म हो गया है। तो इस सारे वो सारा माहौल आपने बनाया जिसके अंदर एक जो कानून पे अमल ना करना और ऐसा माहौल बनाना जिसमें एजुकेट नहीं किया था, ये बड़ी वजह आप समझती हैं। इसी के साथ नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।